हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। टा में यूनिट नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 6 में हम बैक ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। बैक ट्रैकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, एन क्वींस प्रॉब्लम, जो रिसेंट ईयर्स में बहुत ज्यादा रिपीट हुई है। इसको हम बैक ट्रैकिंग से कैसे सॉल्व करते हैं, तो आज के लेक्चर में बेटा ये चीज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले बैक ट्रैकिंग का ओवरव्यू लेते हैं। ये भी इसके ऊपर क्वेश्चन भी एकेटीयू में डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बैक ट्रैकिंग, किस तरह से बैक ट्रैकिंग काम करता है। ये इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आते हैं या फिर किसी बड़े क्वेश्चन के साथ इसको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग पहले समझते हैं। देखिए, देखो बेटा, यूनिट नंबर 3, 4 में जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, डायनामिक प्रोग्रामिंग, बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, अब हम पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट। इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के 7th लेक्चर में दिया था। वहीं से डिस्कशन जब आप पढ़ेंगे यूनिट 1, वहां पर आप वो सारी चीजें पढ़ चुके होंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि वो जो कंटेंट वहां डिलीवर किया गया था वो आपके पास आपकी नोटबुक में है, और उसका ही कुछ एड ऑन यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग के बारे में ऑलरेडी वहां पर काफी डिस्कशन मैंने किया था, लेकिन फिर भी क्योंकि अब हम बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे तो एक बार इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या है। इसके पहले हम डायनामिक प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, है ना। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता था कि अगर आपको कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आप उस प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, तो आप क्या करिए, फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या कहता है कि आप प्रॉब्लम के जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उन सबको फाइंड आउट कीजिए, उन सब में से जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको चूज कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, है ना। अब बैक ट्रैकिंग क्या कहता है, बैक ट्रैकिंग भी कुछ सिमिलर सी बात कहता है कि आप फाइंड आउट करिए ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस। लेकिन अब यहां पर जो बेस्ट सॉल्यूशन वाली बात है ना, वो वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। डायनेमिक प्रोग्रामिंग या ग्रीडी मेथड हम तब लगाते थे जब हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में काम करते थे, जहां हमें प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को या तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता था, है ना। बैक ट्रैकिंग में क्या होता है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम के हैं हमें वो सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं, लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन जैसी यहां पर कोई चीज नहीं है, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि बैक ट्रैकिंग जो है वो मल्टीपल सॉल्यूशंस के लिए यूज होती है, लेकिन यहां पर बेस्ट सॉल्यूशन, जिस डिजायर्ड सॉल्यूशन इनको इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सॉल्यूशन जैसी यहां पर कोई चीज नहीं है। ठीक, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि बैक ट्रैकिंग के लिए हम जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो हम हमेशा ब्रूट फोर्स मेथड का ही यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिथम है जो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करती है। क्या मतलब है इसका? ब्रूट फोर्स का मतलब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन सबको एक एक करके एक्सप्लोर करके देखते हैं, है ना। तब तक एक्सप्लोर करते हैं जब तक सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस हमें नहीं मिल जाते। अभी एक एग्जांपल से हम इसको डिस्कस करें, ठीक बात है। अब ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या कहती है, देखो, कि ट्राई आउट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड चूज द डिजायर्ड सॉल्यूशन। जो चीज उनमें जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के, वो सारे जनरेट कर लो। उसमें से जो जो आपको लग रहा है कि ठीक है उसको आप रखो, बाकी सबको प्रून कर दो। अब कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व यूजिंग बैक ट्रैकिंग यूजुअली हैव सम कंस्ट्रेंट। मतलब क्या हुआ कि भाई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए, है ना। मान लो मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशन जनरेट कर लिए, अभी मैं बताऊंगी क्या मतलब है इस बात का। तो अब इन सारे कॉम्बिनेशन में से कौन सा डिजायर्ड सॉल्यूशन है, उस चीज के लिए हम कुछ कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस लगाएंगे, है ना। भाई किसी एक पर्टिकुलर पाथ पर वो कंडीशन फॉलो हो रही होगी, किसी दूसरे पाथ पर वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी। तो जहां वो कंडीशन वैलिड होगी, फॉलो हो रही होगी, वो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा, और जहां वो कंडीशन फॉलो नहीं हो रही होगी वो हमारा डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स में क्या होता है कि आपको कुछ पहले से कंस्ट्रेंट्स गिवन होते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। तो फिर हम क्या करते हैं, जिस तरफ, अब बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या है, ये किस तरह से काम करती है, देखो। जैसे यहां से मान लीजिए मेरे पास 3 ऑप्शन है कि या मैं इधर 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 किधर भी मैं अपने ट्री को ग्रो कर सकती हूँ, लेकिन हम किस डायरेक्शन में मान लो इधर चले तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह काम करती है, डीएफएस में काम करती है। मतलब पहले लेफ्ट मोस्ट ब्रांच जो है उसको पूरा ट्रैवर्स कर लेंगे हम इस डायरेक्शन में गए, हमें लगा हम सही चल रहे हैं, कंस्ट्रेंट या कंडीशन जो हो रही है वो फॉलो हो रही है, फिर हम गए, फिर कंस्ट्रेंट कंडीशन फॉलो हो रही है, फिर गए, फॉलो हो रही है। अगर यहाँ पे जाके हमें लगता है कि कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है तो हम इस नोड को फिर क्या करेंगे,
किल कर देंगे, मतलब इसको बाउंड कर देते हैं, यहां पर इस नोड को बाउंड कर देते हैं, मतलब इस नोड को फर्दर एक्सप्लोर नहीं करते, इसे डेड एंड बोल देते हैं। तो यहां से क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, बैक ट्रैक करके कहाँ आएंगे, वहां आएंगे जहां से कोई और ऑप्शन हमारे पास आ सकता होगा, उसके पेरेंट नोड के पास जाएंगे, वहां से देखेंगे कि कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, अगर ये पॉसिबिलिटी सही है तो इसे डिजायर्ड सोल्यूशन में डाल देंगे, अगर नहीं सही है तो यहां से भी बैक ट्रैक करेंगे। अगर ये नोड ऊपर वाला जो पेरेंट है ये पूरा एक्सप्लोर हो चुका तो फिर यहां से बैक ट्रैक करके इसके पेरेंट पे जाएंगे और फर्दर कंडीशंस को चेक करेंगे। तो बैक ट्रैकिंग बेसिकली क्या कहता है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च का यूज करके आप एक ट्री जनरेट करते हैं और उस ट्री में लेफ्ट मोस्ट जो ट्री की जो ब्रांच होती है उसमें आप एक्सप्लोर करते चले जाते हैं, जैसे जैसे जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड रहती है तब तक नोड एक्सप्लोर होते हैं, जैसे ही कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती आप उस नोड को वहीं पर किल करके बैक ट्रैक करते हैं पेरेंट नोड पर, और फिर कोई दूसरी पॉसिबिलिटी होती है तो उस रिमेनिंग पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग। अब देखिए इसी चीज को यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है, इफ द करंट सॉल्यूशन इज नॉट सुटेबल then backtrack and try other solutions, तो बाकी के solutions को try करो। thus recursion is used in this approach, backtracking usually recursion को use करता है। backtracking is not used to solve optimization problem, important है। अगर आपसे कोई कहे कि backtracking में और dynamic programming में difference बताइए, तो dynamic programming और greedy दोनों optimization problem को solve करते हैं, जबकि backtracking optimization problems के लिए नहीं होता। ये कहाँ useful है, जहां पर किसी प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हमें वो सारे सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, है ना। तो मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। तो ये क्या है, ओनली द सॉल्यूशन दैट सेटिस्फाई दीज कंस्ट्रेंट्स आर कंसिडर्ड एंड इट फॉलोज द डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड सारी, जो मैंने आपके लिए एक साथ एक जगह रख दी हैं। ठीक है, इस पे शॉर्ट नोट आता है तो आप इसमें लिख सकते हैं, या किसी भी बैक ट्रैकिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन आए और उसमें एक साथ लगा हो कि व्हाट इज बैक ट्रैकिंग, तो ये सारी चीजें आपको वहां पर बतानी है। ये स्लाइड मैंने प्रीवियस लेक्चर जो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 7 था वहीं से ली है, एक बार इसको रिलेट कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ये स्टार्टिंग नोड है जहां से हम शुरू कर रहे हैं, है ना। स्टार्टिंग नोड से एक एक करके हम ट्री जनरेट करते चले जाते हैं। मान लो हम इस डायरेक्शन में गए और हमने देखा कि यहाँ पर हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हमने किल किया, वापस आए। ठीक है, वापस यहाँ से हमने बैक ट्रैक किया, यहाँ से हमने फिर से बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक करके फिर आए, फिर हमने दूसरी पॉसिबिलिटी चेक की, यहाँ भी डेड एंड आ गया तो हमने फिर बैक ट्रैक किया। अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी तो हम फिर घूम के यहाँ पर आए, है ना। फिर हम फर्दर गए, फिर हमने दूसरे नोड एक्सप्लोर किए। तो कहने का मतलब क्या है कि एक डायरेक्शन में, मान लीजिए ये एक ट्री है, इसके मल्टीपल हैं, तो इन तीनों को एक साथ लेवल बाय लेवल हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसे क्या कहते हैं, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। हम क्या करेंगे, किसी एक लेफ्ट मोस्ट लेवल की डेप्थ तक पहले चेक करेंगे और फिर बैक ट्रैक करके वापस ऊपर ट्री में आएंगे, फिर फर्दर ब्रांचेस की तरफ हम जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बैक ट्रैकिंग होती है। ये बैक ट्रैकिंग का सूडो कोड है जो पहले भी हमने पढ़ रखा है। सूडो कोड मतलब जनरल स्टेप्स, कौन कौन से जनरल स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। क्या कि भाई जितनी भी अवेलेबल चॉइसेस हैं उन सबको आप एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर ऑल द अवेलेबल चॉइसेस। अगर देयर आर नो मोर चॉइसेस टू मेक, भाई आप कहां पहुंच गए, आप एक्सप्लोर करते करते लास्ट तक पहुंच गए, तो आप यहां पर रुक जाइए, इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो आप रुक जाइए। एल्स नहीं तो मेक अ सिंगल चॉइस, क्या करें, सेट ऑफ चॉइसेस से एक एक करके सिंगल चॉइस को निकालते। सेट ऑफ चॉइसेस का मतलब क्या है, मान लो C1, C2, C3, C4, ये 4 चॉइस हैं, एक एक करके हम इन 4 चॉइसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो क्या करें, पहले एक कोई चॉइस लो, उस चॉइस को इस सेट में से निकाल दो, है ना। रिमूव C फ्रॉम द सेट ऑफ चॉइसेस। भाई एक चॉइस आपने अगर ले ली, मान लो मैं यहां पर हूं, मैंने एक चॉइस C1 ली और मैं इस नोड पर आ गई, तो जो रिमेनिंग चॉइसेस हैं उनमें अब C1 नहीं बची, बस यही बात कह रहे हैं। एक्सप्लोर द रिमेनिंग चॉइसेस, अब बची हुई रिमेनिंग चॉइसेस को यहां पर एक्सप्लोर करो। अनमेक चॉइस C, अगर आपको लग रहा है कि इस पर रह के हम अपनी पॉसिबल सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर अनमेक का मतलब क्या हुआ कि इसे यहां से किल कर दो। मतलब इस जो चॉइस लिया आपने इसको किल करके बैक ट्रैक करके कहां चले जाओ, अगली चॉइस पर चले जाओ। अब यहां से आपने दूसरी चॉइस उठाई और फिर उसको फर्दर एक्सप्लोर किया कि फर्दर चॉइसेस में उसको कैसे काम करना है। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बात हुई कि आप बैक ट्रैकिंग में एक एक करके एक एक चीज, एक एक चॉइस को पिक करते हो, फिर उसको एक्सप्लोर करते चले जाते हो, और जब आपको लगता है कि वो फर्दर सॉल्यूशन जनरेट नहीं कर सकती, फिर आप बैक ट्रैक करते हो। ठीक है, और फिर अगली चॉइस को चेक करते हो।
एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर वो कंप्लीटली एक्सप्लोर कर देती है, तो वहां आपका जो एल्गोरिथम है वो रुक के फिर फर्दर काम करता है। सारी चॉइसेस खत्म हो जाती हैं तो फिर आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक बात है बेटा। तो अगर बैक ट्रैकिंग का जनरल मेथड आएगा तो ये कुछ 2-3 लाइन आप लिखाएं, और उसके बाद ये ट्री बनाएं, या इसके बाद हम जब बैक ट्रैकिंग पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ स्पेस ट्रीज हम बनाएंगे, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ये स्टेट स्पेस ट्री का मतलब क्या होता है। बैक ट्रैकिंग, ब्रांच एंड बाउंड, अब दो एल्गोरिथमिक टेक्निक्स हैं जो हमें पढ़नी है ना, और इन दोनों टेक्निक्स को पढ़ने के लिए हम स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं। दोनों में स्पेस ट्री बनता है। क्या होता है, इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए पहले जो थ्योरी यहाँ लिखी है उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, है ना, उन नंबर्स को मुझे सॉर्ट करना है। ध्यान से समझेंगे। सपोज मेरे पास नंबर्स हैं, सेट ऑफ नंबर्स गिवन है 8, 7, 6, ये 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर हैं, और एंड आई नीड टू सॉर्ट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, मुझे इन 3 नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। देखो जैसे मैंने यहाँ का सॉर्ट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ 8, 6, 11 लिखा है, मैंने 8, 7, 6 लिख लिया, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं ये काम करूं तो किस तरह से हम शुरू कर सकते हैं, कैसे अपना जो हम ट्री बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए हम क्या करते हैं जैसे जैसे हम एक एक स्टेप को चूज करते हैं वैसे वैसे हम एक एक ट्री जनरेट करते रहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस के लिए डिफरेंट नोड्स आपके जनरेट हो जाते हैं। ध्यान से सुनेंगे कैसे करेंगे। देखो ये मान लो फाइनल सॉर्टेड थिंग है ना, इस तरह यहां बना लेते हैं। मान लीजिए ये फाइनल सॉल्यूशन है, 3 प्लेसेस हैं। फर्स्ट प्लेस के लिए अगर मैं कंसिडर करूं 8 को, फर्स्ट प्लेस के लिए मैंने कंसिडर किया 8 को, तो यहां पर क्या हुआ, सपोज एक ब्रांच कौन सी है कि फर्स्ट प्लेस के लिए मैंने 8 को कंसिडर किया। ठीक है, सेकंड प्लेस के लिए मैं लिख लेती हूँ, चलो इन्हें, मैंने 8 को कंसिडर किया फर्स्ट प्लेस के लिए, सेकंड प्लेस के लिए 8, सेकंड प्लेस के लिए मैंने कंसिडर किया 7, और थर्ड प्लेस के लिए मैंने कंसिडर किया, सॉरी फर्स्ट प्लेस के लिए 8, 7, 6, तीनों में से हम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 3 नंबर है मेरे पास, फर्स्ट प्लेस पे 8, 7, 6 कुछ भी आ सकता है ना, तो मैंने क्या किया, ये फर्स्ट प्लेस के लिए लेवल लिख दिया कि अगर हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं तो पहली डिजिट या तो हम 8 लिखेंगे या 7 लिखेंगे या 6 लिखेंगे। इसी तरह पॉसिबल सॉल्यूशन एक्सप्लोर होते हैं। अब दिस इज फॉर द फर्स्ट डिजिट। अब सेकेंड डिजिट के लिए 8 के बाद क्या आ सकता है, 6 आ सकता है ना, 8 के बाद 6 आ सकता है, या फिर 8 के बाद 7 आ सकता है। ऐसे ही 7 के बाद या तो 8 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, रिमेनिंग वही है। फिर ऐसे ही 6 के बाद या तो 8 आ सकता है या फिर 7 आ सकता है। इस तरह से बढ़ेगा भाई। आपने पहली डिजिट अगर 6 ले ली तो उसके बाद 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। आपने फर्स्ट डिजिट अगर 7 ली तो उसके बाद 8 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर फर्स्ट डिजिट आपने 6 ली तो उसके बाद 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटीज हो गई, सेकेंड डिजिट के लिए हो गई। अब तीसरी डिजिट के लिए क्या हो सकता है, आप 8 ले चुके, 6 ले चुके, तो अब 7 ही आ सकता है, और तो कुछ नहीं आ सकता, है ना। ऐसे ही अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड की बात करूं तो यहां भी हर किसी प्लेस पर हर कोई डिजिट आ सकती है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं तो 6 आ सकता है, अगर मैं यहां बात करूं तो 6 आ सकता है, यहां बात करूं तो 8 आ सकता है, यहां बात करूं तो 7 आ सकता है, और यहां बात करूं तो भी 8 आ सकता है। चेक कर लेंगे, 8, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 6, 7, 6, 8, 6, 8, 7 और 6, 7, 8, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, है ना। दिस इज फॉर द फर्स्ट डिजिट, दिस इज फॉर द ऑप्शन फॉर द सेकेंड डिजिट, एंड दीज आर द ऑप्शन फॉर द थर्ड डिजिट। अब मुझे ये बताओ कि इन 3 नंबर को सॉर्ट करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बने मेरे पास, क्या कॉम्बिनेशन बने। पहला कॉम्बिनेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने, 6 पॉसिबल पाथ। मेरे पास 6 पॉसिबल पाथ हैं जिन्हें फॉलो करके हम ये जज करेंगे कि हम किस ऑर्डर में इसको रखें। तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन वी हैव मेड इन फॉर्म ऑफ अ ट्री। दिस ट्री इज कॉल्ड एज स्टेट स्पेस ट्री। ठीक है, अब एक बार रीड करते हैं। अ स्पेस ट्री, स्टेट स्पेस ट्री, स्पेस स्टेट ट्री कह सकते हैं या स्टेट स्पेस ट्री कह सकते हैं, इज अ ट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द पॉसिबल स्टेट्स, सॉल्यूशन और नॉन सॉल्यूशन।
जितने भी पॉसिबल स्टेट में ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी स्टेट्स को लेवल बाय लेवल शो करता है ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द रूट एज एन इनिशियल नोड, इनिशियल स्टेट, टू द लीफ एज द टर्मिनेटिंग स्टेट। मतलब हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां हम टर्मिनेट कर पाए। इस पूरे के पूरे ट्री को हम कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री। ठीक, तो अब अगर मैं ब्रूट फोर्स मेथड लगा के, ये मैंने क्या किया, ये मैंने ब्रूट फोर्स मेथड लगाया। ब्रूट फोर्स मतलब रैंडम, जिसमें मैंने कोई रूल यूज नहीं किया। क्या कि भाई 3 डिजिट है मेरे पास, पहली प्लेस पर इन तीनों में से ही कोई एक आ सकती है, दूसरी पर अगर पहली पे मैंने 8 चूज कर लिया तो दूसरी पर या तो 6 आएगी या 7 आएगी। इस तरह से मैंने जितने ब्रूट फोर्स मेथड से कहीं भी मैंने किसी भी कॉम्बिनेशन को जनरेट कर दिया, तो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल स्टेट्स मेरे पास आ गए, पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए। इनमें से कोई एक ही होगा जो सॉर्टेड ऑर्डर होगा। कौन सा वाला है? जो रिजल्ट है वो देखो, जो सॉर्टेड ऑर्डर है वो एक ही तो है। कौन सा? ये वाला। दिस इज द रिजल्ट, है ना? दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। ये डिजायर्ड रिजल्ट मुझे यहां पर मिला। अब यहां इसी बात को और दूसरे हम किस तरीके से कह सकते हैं कि भाई हमारे पास किस तरह चलाया हमने, ये है ना? हम क्या बना सकते हैं, इसी डिजिट को अगर मैं 3 डिजिट को फिल करूं, ये जनरल बात हो गई, है ना? तो 3 डिजिट को फिल करने के लिए, इस पर्टिकुलर डिजिट को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 ऑप्शन है। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से ये डिजिट के अंदर पॉसिबल हो सकती है। तीन पॉसिबिलिटी है, 8, 7, 6। इसका काम यहां हो सकता है। इसके लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मेरे पास बस एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। इस डिजिट पर की प्लेस पर 8, 7, 6 कुछ भी आ सकता है। तो 3 ऑप्शंस है मेरे पास। इस प्लेस पर या अगर 8 आएगा तो रिमेनिंग 2 आएंगे, सिर्फ 2 ही डिजिट्स आ सकती हैं। 2 ऑप्शंस है मेरे पास, और फिर आई विल बी लेफ्ट विद अ सिंगल चॉइस। तो मैं इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ रहा है? ये फैक्टोरियल 3 आ रहा है, देखो, है ना? टोटल 6 पॉसिबल पाथ्स आए, तो ये कितने हैं? फैक्टोरियल 3। तो ये तो मैंने सिर्फ 3 नंबर्स लिए हैं। अगर मैं 3 नंबर्स की बात कर रही हूं तो फैक्टोरियल 3 जनरेट हो रहा है। अगर मैं n नंबर्स की बात करूं, फॉर n नंबर्स, अगर मैं n नंबर्स की बात करूं तो यही प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? n रेज टू द पावर n। क्यों? क्योंकि n नंबर्स के लिए ये क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल n। भाई फैक्टोरियल n कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे, और हमें पता है कि जो फैक्टोरियल n है उसका अपर बाउंड क्या होता है? फैक्टोरियल n का अपर बाउंड क्या होता है? n रेज टू द पावर n। तो ये तो बहुत बड़ी एक्सपोनेंशियल टाइम प्रॉब्लम बन गई, है ना? तो ब्रूट फोर्स मेथड, इसे इसे स्टेट स्पेस ट्री कहते हैं। और ब्रूट फोर्स मेथड से अगर मुझे ये काम करना है तो मैंने ये ट्री जनरेट करना है, और अगर मैं कुछ इसमें सॉल्यूशन ना करूं तो इतनी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम लेगी ही लेगी। तो अब हम क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? बेसिकली हमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, कि हम ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करें। अब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कैसे हो सकती है, कब करें? भाई यहां तो हमने क्या किया, यहां पर हमने जितने भी नोड्स थे उन सबको एक्सप्लोर किया है ना? ऐसा कोई नोड नहीं है जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया हो, बाउंड कर दिया हो, किल कर दिया हो, फर्दर एक्सप्लोर ना किया हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसी काम को करेंगे, लेकिन हम क्या लगाएंगे? हम बैक ट्रैकिंग लगाएंगे इसी चीज पर। कैसे बैक ट्रैकिंग हमारी कैसे हेल्प करेगी, पहले ये देखते हैं। इसी काम को हम बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉर्ट 8, 7, 6 into ascending order using backtracking। ठीक है, अब इसी काम पे बैक ट्रैकिंग एल्गो कैसे काम करेगा, पहले ये एग्जांपल देखते हैं। इससे बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि बैक ट्रैकिंग क्या होती है। ठीक है, चलो कैसे कर रहे थे हम? हमने क्या कहा कि हम 8 से स्टार्ट करते हैं। ये इनिशियल नोड है, इस इनिशियल नोड की 3 पॉसिबिलिटी है ना? पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ मैंने 8 सेलेक्ट किया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? फर्स्ट प्लेस के लिए 7 आ सकता है, और फर्स्ट प्लेस पर 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब हम, क्योंकि बैक ट्रैकिंग क्या करता है, वो डेप्थ फर्स्ट सर्च देखता है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च का मतलब है कि हम पहले इस वाले नोड को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, और जहां पर हमें लगेगा कि सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उस नोड को फर्दर एक्सप्लोर करने के बजाय किल कर देंगे। ठीक है, क्या हुआ?
तो सेकंड प्लेस पर क्या क्या आ सकता है, उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है ना। क्या ऑप्शन है, फर्स्ट प्लेस पर अगर 8 आया तो सेकंड प्लेस पर 7 आ सकता है और सेकंड प्लेस पर 6 आ सकता है, यही ऑप्शंस है मेरे पास। इसी तरह से इधर भी अब देखेंगे कि किस तरह एक्सप्लोर करेंगे और कैसे बैक ट्रैक करेंगे। चलो देखो, अब यहां पर देखो मुझे क्या करना है, मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है ना। तो क्या मतलब, जो नोड मुझे मिला 8 वैल्यू मिली, इसके बाद जो मैंने एक्सप्लोर किया वो क्या आ गया 7। 7 जो है वो 8 से छोटा है। हम क्या कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, तो मतलब 8 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तभी पॉसिबल डिजायर्ड सॉल्यूशन मिलेगा हमें। तो ये तो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे यहां से किल कर देंगे, बाउंड कर देंगे इस नोड को, इसे फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। और एक्सप्लोर करने के बजाय क्या करेंगे, यहां से करेंगे बैक ट्रैक, है ना। क्या कि भाई 8 से छोटी वैल्यू आनी आ गई, बड़ी आनी चाहिए थी, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। जो नया नोड हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो नया नोड हमें मिला, उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 8 से, जबकि यहां पर छोटी है, तो हमने क्या किया, इसको किल कर दिया, है ना। तो बैक ट्रैकिंग का यही फायदा है, क्या कि जिस डायरेक्शन में तुम्हें लगता है तुम्हें डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तुम उसी डायरेक्शन में वहीं रुक जाओ और फिर बैक ट्रैक करके पेरेंट नोड पर आ जाओ। हम यहां आ गए, अब क्या ऑप्शन बचा भाई, 8 के बाद या तो 7 आ सकता था या 6 आ सकता था। अब हमने 6 को एक्सप्लोर किया, क्या 6 सही है, नहीं, 8 के बाद नंबर छोटा आ गया, इसको भी किल कर दो। इसे किल करके फिर हमने बैक ट्रैक किया, फिर हम कहां चले गए 8 पर। अब देखेंगे क्या कोई पॉसिबिलिटी बची है फर्दर, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची। 8 के बाद ये तो 7 आएगा या 6 आएगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो क्या मतलब, अब हम यहां से भी बैक ट्रैक करेंगे, यहां से हमने फिर बैक ट्रैक किया और हम कहां कर चले गए, इनिशियल स्टेट पे चले गए। फिर कहां आए हमने, अब हम 7 को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। 7 के बाद मान लो मैंने 8 को चूज किया, एक ऑप्शन है 7 के बाद मैंने 8 को चूज किया। अब देखो, क्या 7 के बाद 8 सक्सेसफुली निकल सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस नोड को किल नहीं करेंगे, फर्दर देखेंगे थर्ड प्लेस के लिए। फर्स्ट प्लेस पे अगर 7 आ गया, सेकंड प्लेस पे अगर 8 आ गया, तो थर्ड प्लेस पे तो 6 ही आएगा, है ना। अब इस नोड पर रह के देखेंगे क्या ये सही है, यहां गड़बड़ हो गई, 8 से बड़ा आना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर बनना चाहिए, नहीं बन रहा, इसे किल करेंगे, इस नोड को किल करेंगे, फिर बैक ट्रैक करेंगे, कहां जाएंगे 8 पर जाएंगे। अब क्या सेकंड प्लेस के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन बचा है, भाई यहां पर सेकंड प्लेस पे 8 है, थर्ड के लिए कोई ऑप्शन बचा है, नहीं, क्यों, थर्ड के लिए तो अकेला 6 ही ऑप्शन था। यहां पर अब 7 फर्स्ट पे आ गया, सेकंड पे 8 आ गया, तो थर्ड के लिए और दूसरा कोई ऑप्शन रिमेनिंग नहीं है, नहीं है, तो फिर यहां से भी बैक ट्रैक करो, कहां जाओ 7 पे जाओ, है ना। क्या 7 के बाद सेकंड प्लेस के लिए ऑप्शन है 6 आ सकता है, 8 तो सक्सेसफुल नहीं हुआ, 6 आ सकता है। तो अब नेक्स्ट हमने क्या जनरेट किया, 6 को जनरेट किया, ठीक। अब देखो 7 के बाद 6 आया, ये तो डिसेंडिंग हो गया, तो इसे भी हम किल करेंगे और बैक ट्रैक करके वापस 7 पे आएंगे। जैसे ही छोटा नोड जनरेट होता है, हमें दिख रहा है कि हम डिजायर्ड सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच सकते, वहीं पर हम इसको किल करके बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक कर दिया हमने यहां पर 7 के बाद। अब ये देखो कि ये पूरा एक्सप्लोर हुआ या नहीं, कंप्लीटली एग्जॉस्ट हुआ या नहीं, 8 भी आ गया, 6 भी आ गया, आगे कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अब ये भी यहां से बैक ट्रैक करके वापस जाएगा, है ना। इसने फिर बैक ट्रैक किया, फिर इनिशियल स्टेट पे चला गया। अब क्या कह रहा है ये, अब ये जनरेट करेगा 6, 6 जनरेट किया इसने। इसके बाद 6 के बाद मान लो इसने यहां जनरेट कर दिया 8, सही है, 6 के बाद 8 आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में है ना, चल रहा है। 8 के बाद इसके बाद 7 भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, वो बाद में चेक करेंगे, अगर यहां नहीं मिलेगा तब इधर जाएंगे। तो अब क्या हुआ, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद हमने क्या चूज किया, 7 चूज किया, यहां गड़बड़ हो गई, 8 के बाद 8 से बड़ा नंबर आ सकता है, छोटा नहीं आ सकता, तो हमने इसको किल कर दिया, किल किया, यहां से बैक ट्रैक किया। 8 के बाद क्या कोई और ऑप्शन है जो एक्सपैंड हो सकता है, नहीं, क्योंकि 6 आ चुका, 8 आ चुका, अब तो 7 ही बचा था, वो भी एक्सप्लोर हो गया, बैक ट्रैक कर लिया, है ना। अब इस पे कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो ये भी बैक ट्रैक करके वापस 6 के पास जाएगा, ठीक। अब फर्स्ट प्लेस पे अगर 6 है, तो सेकंड प्लेस पे और क्या आ सकता है, 7 आ सकता है, सेकंड प्लेस पे 7 आ सकता है। तो देखो 6 7 करेक्टली चल रहा है, और 7 के बाद क्या पॉसिबिलिटी बची, 8 आ सकता है, तो ये भी करेक्ट है। तो देखो दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन, यहां हमें ये डिजायर्ड सॉल्यूशन मिल गया, दिस इज द डिजायर्ड सॉल्यूशन, है ना। तो देखो ये इसे कहते हैं बैक ट्रैकिंग, उसी प्रॉब्लम को हमने बैक ट्रैकिंग से सॉल्व किया। हालांकि टाइम इसमें अभी भी कितना लग रहा है, फैक्टोरियल एन टाइम ही लग रहा है, क्योंकि उतनी ही ब्रांचेस आपने जनरेट की हैं। इसका भी जो टीएन है वो कितना है, बिगो ऑफ, या ये वो टीएन
इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, इतना ही आएगा, n रेज टू द पावर n के हिसाब से चलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मतलब n रेज टू द पावर n ही है, लेकिन समहाउ रिड्यूस्ड है। वर्स्ट केस में यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन समहाउ हमने क्या किया कि कुछ नोड्स ऐसे हैं जिनको हमने फर्दर एक्सप्लोर नहीं किया। यहाँ तो हम सिर्फ 3 नंबर की बात कर रहे थे, मान लो हम अगर 100 नंबर्स की बात करते, यहाँ पर अगर हम 100 नंबर्स की बात करते तो हम 100 लेवल्स की बजाय कुछ कम लेवल आते। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मेरे पास 3 की जगह 100 नंबर हो सॉर्ट करने के लिए, तो ये तो 100 कॉम्बिनेशन 100 लेवल जनरेट करेगा। देखो 1 2 3, इसने 3 लेवल जनरेट किए 3 नंबर को सॉर्ट करने के लिए। अगर 100 नंबर्स को सॉल्व करना होगा तो ये 100 लेवल पर काम करेगा, है ना। जबकि बैक ट्रैकिंग जो है वो कई बार बीच में, क्योंकि बैक ट्रैक करेगा नोट्स को किल करेगा, तो बहुत सारे नोट्स ऐसे आ जाएंगे जिनको ये इंटरमीडिएटली किल कर देगा। तो कंपैरेटिवली इसकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, बट स्टिल बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम्स की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई ही रहती है। ठीक बात है बेटा। तो ये तो इसका बेसिक आइडिया हुआ। ये होते हैं स्टेट स्पेस ट्रीज, जिसमें स्टेट बाय स्टेट, स्टेप बाय स्टेप हम स्टेट शो करते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे कैसे कितनी स्टेट्स में जाके प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो रही है। ठीक है। तो बैक ट्रैकिंग में बेसिकली हमें क्या करना है, ये स्पेस ट्रीज जनरेट करने हैं, शो करने के लिए कि क्या प्रोसेस है। अब देखो आज की जो हमारी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का नाम है बेटा एन क्वींस प्रॉब्लम। अब सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है। देखो मान लो मेरे पास, इसे समझते हैं, एक चेस बोर्ड है n क्रॉस n का, मतलब जनरली 2 स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं, 4 क्रॉस 4। n क्रॉस n का मतलब क्या है कि एक चेस बोर्ड है मेरे पास जिसमें n रोज हैं n कॉलम्स हैं, है ना। तो 4 क्रॉस 4 और 8 क्रॉस 8, ये 2 सॉल्यूशंस आपको याद रखने हैं। इनमें भी 8 क्रॉस 8 का जो स्पेस ट्री है वो बहुत लार्ज बनता है। आप 4 क्रॉस 4 का स्पेस ट्री बना लें, वो मैं उसके पूरे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो तो 4 क्रॉस 4 का मतलब है कि आपके पास 4 क्रॉस 4 का एक चेस बोर्ड है, ये चेस बोर्ड है, और इस चेस बोर्ड के अंदर आपके पास 4 क्वींस हैं। एन क्वींस प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है कि एन क्वींस हैं आपके पास और एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड है, और आपको इन 4 क्वींस को इन 1 बाय 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस चेस बोर्ड के अंदर इस तरह से प्लेस करना है कि कोई भी 2 क्वीन सेम रो, सेम कॉलम या सेम डायगोनल में ना आए। जैसे इसका क्या मतलब है कि आपस में अटैक ना करें। जैसे मान लो वाले क्वीन 1 को यहां प्लेस कर दिया, तो क्वीन 2 यहां प्लेस नहीं हो सकती क्योंकि सेम कॉलम में हो जाएगी, यहां प्लेस नहीं हो सकती क्योंकि सेम डायगोनल में हो जाएगी, यहां प्लेस हो सकती है ना। इसी तरह क्वीन जो 3 है वो कहां प्लेस हो सकती है, Q1 यहां हो गई, Q2 यहां हो गई, 3 यहां हो सकती है क्या, नहीं हो सकती क्योंकि सेम कॉलम में आएगी, यहां नहीं हो सकती क्योंकि इसके डायगोनल में आएगी, यहां नहीं हो सकती क्योंकि इसके कॉलम में आ गई, और यहां नहीं हो सकती क्योंकि इसके भी डायगोनल में आ गई। तो इसका मतलब अगर मैं इस अप्रोच से मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं तो ये प्रॉब्लम गड़बड़ हो गई। इसका मतलब इन दोनों में से क्वींस जो हैं वो करेक्टली प्लेस्ड नहीं है ना। तो हमें बेसिकली क्या करना, मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से हमें क्वींस को प्लेस करना है कि जो क्वीन है वो कोई भी 2 क्वीन अटैक पोजीशन में ना हो। अटैक पोजीशन मतलब सेम रो, सेम कॉलम या सेम डायगोनल। ठीक है। और वो करके हमें स्पेस ट्री जनरेट करना है और फिर कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये काम हम 4 क्वींस प्रॉब्लम के लिए डिटेल में करेंगे, और फिर उसके बाद 8 क्वींस का मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी। 8 क्वींस प्रॉब्लम अगर आती है तो उसी तरह से स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करके एग्जाम में अगर आती है तो आप बना सकते। ठीक है बेटा। तो चलो पहले समझ लेते हैं किस तरह से हम काम करेंगे। देखिए सपोज अब सबसे पहले एक कॉमन स्पेस ट्री मैं जनरेट कर रही हूं। मैं कोशिश करूंगी कि हर बार चेस बोर्ड डिस्प्ले हो जाए। ठीक है। एक एक करके चेक करते हैं। सपोज मेरे पास एक चेस बोर्ड है, पहले एक छोटा सा चेस बोर्ड में बना रही हूँ, 4 क्रॉस 4, ये एक चेस बोर्ड है। इस चेस बोर्ड के अंदर मुझे 4 क्वींस, ये 4 क्वींस के लिए मैं सॉल्यूशन बना रही हूँ। 4 क्वींस के सॉल्यूशन हम जनरेट करेंगे। ठीक बात है। चलो क्या करें, सबसे पहले मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन क्या है। अच्छा देखो जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन सेट है। देखो ध्यान से, इस सॉल्यूशन सेट का नाम है x। इसमें 4 पोजीशंस हैं। ठीक है। और ये 4 पोजीशंस बताती हैं कि कौन सी क्वीन किस प्लेस पे गई। अगर मैंने यहां लिखा 1
2 3 4। तो इसका मतलब है फर्स्ट ये जो इनके प्लेसेस कॉलम नंबर्स आएंगे, ये जो एरे है सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन एरे है, इसमें 4 प्लेसेस है 4 क्वींस के लिए। तो ये कह रहा है पहली, हम ये मान के चलेंगे कि पहली क्वीन पहली रो में प्लेस होगी, दूसरी को दूसरी रो में प्लेस करेंगे, तीसरी को तीसरी रो में और चौथी को चौथे रो में। तो ये 1 2 3 4 रो नंबर्स भी हैं और साथ साथ क्वीन नंबर्स भी हैं, है ना। 1 2 3 4 जो है दीज करस्पॉन्ड्स टू दीज इंडेक्सेस। ये आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, corresponds to queen number and रो नंबर। ये जो चेस बोर्ड है इसकी कौन सी क्वीन कौन सी रो, पहली क्वीन पहली रो, दूसरी क्वीन दूसरी रो, तीसरी क्वीन तीसरी रो, चौथी क्वीन चौथी रो। हर क्वीन को नंबर वाइज हम एक एक रो में इंसर्ट करेंगे, कौन से कॉलम में होगी वो कॉलम नंबर इसके अंदर आएगा और वो ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक बात है बेटा, जो कॉलम नंबर होगा वो ही इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, चलो तो अब देखो, तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब इधर देखते हैं, देखो अगर मैं ये मानूं ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। अगर मैंने कहा x1 इज इक्वल टू 1, मतलब पहली जो क्वीन है उसको मैंने पहले कॉलम में प्लेस किया, पहली रो में तो होनी है वो प्लेस, है ना। तो क्या चेस बोर्ड बना मेरा, देखो ये चेस बोर्ड बना, 4 क्वींस के लिए मैंने ये चेस बोर्ड जनरेट किया और पहली क्वीन को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया Q1। पहली क्वीन मैंने इसमें प्लेस कर दी, मुझे लगता है विजिबल होगा ना, नजर आ रहा होगा, है ना। पहली क्वीन मैंने यहाँ प्लेस की, चलिए इतना समझ में आ गया। अब ये जो स्पेस ट्री है ये क्या कहता है, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालो। तो जो दूसरी क्वीन है वो कहाँ कहाँ प्लेस हो सकती है, हम पहले से ये मान के चलते हैं कि हम सेम कॉलम में, भाई हमें पता है दूसरी क्वीन दूसरी रो में प्लेस होगी, है ना, लेकिन कॉलम सेम नहीं होना चाहिए। तो जो अब यहाँ पे अगर मैं इस बात को देखूं तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट कॉल अगर मैं कहूं x2 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट 2 के लिए बात कर रही हूँ, x2 इज इक्वल टू 2। सेकेंड क्वीन जो है वो अगर फर्स्ट कॉलम में प्लेस करनी होगी तो हम नहीं कर सकते, मैं यहाँ पर सारे सेट्स नहीं बना रही हूँ। अगर मैं पहले कॉलम में प्लेस करूं तो यहाँ प्लेस नहीं हो सकती, यहाँ प्लेस नहीं हो सकती तो सेकंड वाले में भी नहीं हो सकती, सेकंड कॉलम में भी प्लेस नहीं हो सकती। तो मैं साथ साथ ये जो सॉल्यूशंस मैंने किल किए हैं उन किल सॉल्यूशंस को यहाँ क्रॉस दिखा के ये दिखा रहे हैं हम। x2 इज इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड क्वीन के लिए पहला कॉलम नहीं हो सकता, किल हो जाएगा क्योंकि अटैक मोड में आएगी क्वीन। दूसरा कॉलम ये वाली पोजीशन ये भी किल हो जाएगी क्योंकि यहाँ रखेंगे तो डायगनली अटैक होगा। तीसरी पोजीशन पे हम रख सकते हैं, है ना, थर्ड पोजीशन पे हम उस क्वीन को रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं थर्ड वाला बनाऊं तो थर्ड पे हमने एक चेस बोर्ड क्रिएट कर दिया और थर्ड पोजीशन पे मैंने क्या लिखा, 1 2 3 1 3 4, ये मैंने चेस बोर्ड बनाया। पहली क्वीन थी Q1 पे और दूसरी क्वीन मैंने प्लेस कर दी Q2 यहाँ पर। ठीक बात है, अब देखो ध्यान से समझना, मैंने पहली क्वीन को हर बार नई क्वीन को नई रो में रखना है, पहली क्वीन को मैंने पहले कॉलम में रखा। अब अगला जनरेट करने के लिए दूसरी क्वीन जो है वो सेकंड रो में आएगी, तो पता ही है फर्स्ट कॉलम में नहीं आ सकती, सेकंड कॉलम में नहीं आ सकती, थर्ड कॉलम में आ सकती है। तो इसका मैंने सोल्यूशन छोड़ दिया, है ना, ये सोल्यूशन मैंने बना दिया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो थर्ड क्वीन है उसको प्लेस करने की कोशिश करेंगे। थर्ड क्वीन के लिए सोल्यूशन कहाँ लिखा है, x3 पर, उसमें मैंने थर्ड क्वीन को मान लो प्लेस किया, है ना। थर्ड क्वीन की मैं बात कर रही हूँ, x3 की बात कर रही हूँ। अब बताओ क्या होगा, क्या वो फर्स्ट, फिर दोबारा कॉलम से स्टार्ट करते हैं, क्या फर्स्ट कॉलम में आ सकती है, अटैक होगा, नहीं आ सकती, है ना, फर्स्ट कॉलम में नहीं आ सकती। क्या सेकंड कॉलम में आ सकती है, यहां पर आ सकती है, नहीं आ सकती। इस रो की बात कर रहे हैं, यहां नहीं आ सकती, फिर अटैक होगा, नहीं आ सकती। थर्ड कॉलम में आ सकती है, नहीं आ सकती क्योंकि सेम कॉलम की प्रॉब्लम आएगी, थर्ड कॉलम में भी नहीं आ सकती। क्या फोर्थ कॉलम में आ सकती है, नहीं आएगी क्योंकि यहां से भी अटैक हो जाएगा, तो वो फोर्थ कॉलम में भी नहीं आ सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने यहां इस नोड को एक्सप्लोर करने के बाद, इस कॉम्बिनेशन के बाद फर्दर हमें क्वीन 3 के लिए कोई भी विजिबल प्लेस नहीं मिला, और नहीं मिला तो इसका मतलब यहाँ जो ये जो ऑप्शन है
इस ऑप्शन को मुझे किल करना पड़ेगा, है ना। किल करने का मतलब है वी विल बैक ट्रैक अगेन, आई हैव टू बैक ट्रैक। कैसे शो करें बैक ट्रैक? यहां किल हो गया तो इसका मतलब वी विल बैक ट्रैक, बैक ट्रैक करेंगे। और बैक ट्रैक करके फिर क्या करेंगे? क्या कोई अगला सॉल्यूशन है ये देखेंगे। इसके आगे तो कुछ भी फेल नहीं, सब कुछ फेल हो गया। अब अगला सॉल्यूशन क्या? भाई Q2 को निकालो और Q2 को कहीं और रखने की कोशिश करो। सबसे पहले कहां गए? Q2 को प्लेस करने, यहां प्लेस करने की बजाय चौथा ऑप्शन एक्सप्लोर करो। और देखो अभी हमने 3 ही ऑप्शन देखे थे, है ना। क्या Q2 कहीं और प्लेस हो सकती है? तो देखो हमने Q2 के लिए दूसरा एक और ऑप्शन एक्सप्लोर किया और क्या बना लिया, एक और चेस बोर्ड जनरेट किया। ये देखिए 2 3 4 4। अब इसमें क्या था? यहाँ Q1 था पहले, है ना। Q1 तो पहले से ही प्लेस्ड है। Q2 को यहां से हमने क्या किया था? 1 को 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 3 पे हमने प्लेस किया, लेकिन 3 से फर्दर सॉल्यूशन नहीं मिला। हम बैक ट्रैक करके वापस आ जाएंगे। हम कहाँ प्लेस करने की कोशिश करेंगे? फोर्थ पोजीशन पर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ये लो मैंने Q2 को यहाँ प्लेस किया इस तरह से। अब नेक्स्ट ऑप्शन आया, इस नेक्स्ट ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। चलिए अब अगले में देखिए, जरा स्पेस बना लेते हैं। मुझे लगता है ये तो लिख लिया होगा आपने, इसको आगे फर्दर देखते हैं। देखिए बेटा, अब देखो यहां पर अगर क्वीन नंबर 3 की मैं बात करूं फर्दर, तो वो क्या यहां पर क्वीन नंबर 3 यहां प्लेस हो सकती है? अटैक में आएगी। यहां प्लेस हो सकती है कि क्वीन नंबर 3? बिल्कुल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ थर्ड क्वीन को प्लेस कर दूं तो उस केस में फर्स्ट के साथ भी अटैक नहीं है, इसके भी डायगोनल में नहीं है, कॉलम भी अलग है ना। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में तो हो नहीं सकती, लेकिन सेकंड कॉलम में हो सकती है। चलिए तो सेकंड कॉलम में क्वीन को प्लेस कर देते हैं। अगली जो क्वीन है उसके लिए सेकंड कॉलम हमें मिल रहा है। देखिए यहां थी हमारी Q1, यहां थी हमारी Q2 और यहां प्लेस कर दिया मैंने Q3 को। पहले कॉलम में नहीं रख सकते क्योंकि अटैक है, सेकंड वाले कॉलम में Q3 इजीली प्लेस हो पा रही है ना। अब फर्दर आगे इसको देखते हैं। इसके अभी 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, उन्हें हम एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज कर रहे हैं। पहले एक तरफ को एग्जॉस्ट करके तब दूसरे सोल्यूशन पे हम चलते हैं। अब यहां देखो, क्या अगली क्वीन को फर्स्ट प्लेस पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेकंड पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। थर्ड पे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और फोर्थ पे भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सेम कॉलम डायगोनल और यहाँ पर ये वाला सेम कॉलम, तो इसका मतलब फोर्थ क्वीन को प्लेस करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। देखो यहाँ पर x3 इज इक्वल टू 3 के लिए हम ये वाला काम कर रहे थे, क्यों क्वीन 3 के लिए हम ये काम कर रहे हैं, है ना। ठीक बात है। तो अब इसका मतलब क्या करें, कैसे करें? बैक ट्रैक करेंगे। बैक ट्रैक करके कहाँ जाएंगे? जहां कोई दूसरा पॉसिबल सोल्यूशन मिलेगा। तो हम बैक ट्रैक करके कहाँ गए? यहाँ गए, है ना। बैक ट्रैक करके क्या कह रहे हैं कि भाई फर्दर सॉल्यूशंस को सर्च करो। बैक ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर आपने क्या किया था? क्वीन 3 को यहां प्लेस किया था। अब हम ये देखेंगे कि सेकंड कॉलम की बजाय थर्ड कॉलम या फोर्थ कॉलम में प्लेस कर सकते हैं क्या। चलो देखो भाई, थर्ड पे तो सक्सेसफुल हुआ नहीं क्वीन 3, तो क्वीन 3 को क्या हम थर्ड सेकंड कॉलम में, सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड कॉलम में प्लेस कर सकते हैं क्या? थर्ड कॉलम में अगर हम इसे यहाँ पे प्लेस कर दें, क्वीन 3 को अगर मैं यहाँ प्लेस कर दूं, तो उस केस में ये डायगोनल अटैक होगा, प्लेस नहीं हो सकता, है ना। अगर मैं फोर्थ कॉलम में प्लेस करूं यहां पर क्वीन 3 को, तो ये सेम कॉलम में आ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन था ये भी हमारा सैचुरेट हो गया, इस ऑप्शन को भी हमने सैचुरेट कर दिया। तो फिर क्या करें? अब यहां से भी हम बैक ट्रैक करेंगे क्योंकि यहां से भी हमें सोल्यूशन नहीं मिला। देखो चलो दोबारा से इसको ठीक से लिख देते हैं। अगेन वी विल बैक ट्रैक, है ना। और बैक ट्रैक करके कहां गए हम? यहां पर गए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस स्टेज से भी बैक ट्रैक करके हम ऊपर चले गए और फर्दर देखेंगे क्या अब कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है। Q2 को हम 2 ही पॉसिबल स्टेट्स थी जहां प्लेस कर सकते थे, उन पे हमने प्लेस कर दिया। तो इसका मतलब Q2 अब ऐसे प्लेस नहीं हो सकती, Q2 के सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट हो गए। तो अब इसका मतलब Q1 ही करेक्टली प्लेस्ड नहीं है, Q1 को ही हमें दूसरी लोकेशन पे प्लेस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? Q1 की ही दूसरी जो एंट्री थी उसको हमने चेक की। Q1 को हमने फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया था, अब हम Q1 को सेकंड कॉलम में प्लेस करके चेक करेंगे। तो देखो Q1 के लिए ही क्या किया मैंने? सेकंड कॉलम में, मतलब पहले कॉलम में अगर मैं इसको सेकंड कॉलम में प्लेस करूं तो क्या बनेगा? ये इस तरह से,
ठीक बात है, यहां मैंने Q1 को प्लेस कर, ठीक, यहां मैंने Q1 को प्लेस किया। बेटा आप चाहें तो यहां से ये सब चीजें हटा सकते हैं, ये अननेसेसरी आपको कंफ्यूज करेंगी। हम सीधा सीधा देखते हैं कि किस तरह से हम क्वींस को प्लेस कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज पे फोकस करेंगे। उसके बाद में एक अलग से स्पेस ट्री बनवाऊंगी जहां पर ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो Q1 में मैंने क्या किया, Q1 को मैंने यहाँ पे ये जो था फर्स्ट जो प्लेस था, फर्स्ट कॉलम की बजाय हम Q1 को सेकंड कॉलम में प्लेस कर रहे हैं। अब बाकी क्वींस को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट प्लेस पे किया, फिर सेकंड क्वीन के लिए दो ऑप्शन मिले, पहले ऑप्शन को एक्सप्लोर किया, सैचुरेट हो गया, सेकंड क्वीन को शिफ्ट करके दूसरे पे रखा, उसके लिए क्वीन 3 प्लेस हो गई, लेकिन 4 के लिए जगह नहीं मिली, तो फिर 3 को एक्सप्लोर किया, 3 और कहीं आ नहीं सकती थी, सैचुरेट हो गया, तो फिर यहाँ पर सेकंड को दूसरी जगह प्लेस करके देखा, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो अब हम 1 को प्लेस करके देख रहे हैं। 1 को फर्स्ट कॉलम की बजाय सेकंड कॉलम में हम प्लेस करके चेक करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा देखो, अब अगली बार क्या फर्स्ट कॉलम में आ सकता है, नहीं आ सकता। ये सेकंड रो में हमें दूसरी क्वीन रखनी है, इस वाली रो में रखनी है Q2। फर्स्ट में रख सकते हैं, नहीं, सेकंड में रख सकते हैं, नहीं, थर्ड में रख सकते हैं, नहीं रख सकते। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही ऑप्शन किल हो गए हमारे, क्यों, क्योंकि अटैक वाली पोजीशन है। फोर्थ में रख सकते हैं, तो इसका मतलब यहां से जो ट्री बना वो क्या बना हमारा, फोर्थ में हम रखेंगे और यहां से अपना चेस बोर्ड बना देते हैं। 1 2 3 4, 1 3 4, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ देखो, ये है आपका Q1 और ये है आपका, छोटा बनाते हैं, देखिए ये है Q1, ये है Q2, ठीक बात है, क्योंकि ये तीन तो फर्स्ट 3 कॉलम जो है वो अटैक में है। चलो Q2 प्लेस हो गया, अब Q3 को कहां प्लेस करें, क्या इस कॉलम में Q3 प्लेस हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, फर्स्ट कॉलम में ही Q3 प्लेस हो जाएगा, क्योंकि कोई अटैक नहीं है। देखो ना तो सेम कॉलम है, ना सेम डायगोनल है, ना सेम रो है, तो फर्स्ट कॉलम में ही हम Q3 को प्लेस कर देते हैं। तो क्या हुआ, दिस इज Q1, दिस इज Q2 एंड दिस इज, हमने फर्स्ट कॉलम में Q3 को प्लेस कर दी, ठीक। अब यहां प्लेस करने के बाद Q4 को प्लेस करेंगे, क्या फर्स्ट कॉलम में हो सकती है, नहीं हो सकती। सेकंड कॉलम में अटैक है, नहीं हो सकती। थर्ड कॉलम में हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। तो हमें अपना एक सॉल्यूशन मिल गया, क्या मिला देखो, ये हमारा पहला सॉल्यूशन जनरेट होके आया, क्या है ये, 1 2 3, क्या सेकंड रो, सेकंड कॉलम में पहली क्वीन, दूसरी क्वीन लास्ट कॉलम में, फिर यहां पर तीसरी क्वीन और यहां पर फोर्थ क्वीन हम प्लेस कर, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन दैट वी हैव रिसीव्ड, इज द, वी हैव रीच्ड दिस सॉल्यूशन, है ना। सक्सेसफुली हमने एक चारों क्वींस को इस तरह से प्लेस किया कि कोई भी दो क्वींस आपस में अंडर अटैक नहीं है। अब बेटा यहां पर क्या हमने पूरा स्पेस ट्री बना लिया, नहीं, क्यों, क्योंकि ये काम हमें हर क्वीन के लिए, हर पोजीशन के लिए करना है ना। यहां से अब हम क्या करेंगे, बैक ट्रैकिंग यहां तक काम नहीं करती। बैक ट्रैकिंग क्या करती है, जब पहला सॉल्यूशन मिला तभी रिटर्न करके काम खत्म नहीं होता। आप अब क्या करेंगे, यहां से आप बैक ट्रैक करेंगे, है ना। कैसे बैक ट्रैक करेंगे, ये काम आपका कंप्लीट हो गया, बैक ट्रैक करेंगे, फोर्थ पोजीशन के लिए आप देखेंगे, फोर्थ पोजीशन में आप नहीं रख सकते, देखो, तो यहां से हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे, फिर फोर्थ पोजीशन के लिए हम इसे नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे तो फिर हम फिर से बैक ट्रैक करेंगे, है ना। और बैक ट्रैक करके फिर फर्दर जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सबको फाइंड आउट करेंगे, इसमें रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, इसमें रख पाएंगे, इसमें रखा था हमने, रख पाए थे, इसमें नहीं रख पाएंगे, इसमें नहीं रख पाएंगे, इसमें भी नहीं रख पाएंगे, है ना। तो इसमें भी नहीं रख पाएंगे तो फिर बैक ट्रैक करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब आप फर्दर जो जो ऑप्शंस हैं उन फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। Q2 इसकी जगह और कहीं भी नहीं आ सकता था, यहाँ कहीं नहीं आ सकता था, तो इसका मतलब अब आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 को ही आपको दोबारा से फिर से चेंज करना पड़ेगा, फिर आप बैक ट्रैक, है ना, और थर्ड पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। थर्ड पॉसिबिलिटी में क्या होगा कि भाई Q1 की ही जो जगह है उसको फर्दर फिर चेंज कर दो, उसको थर्ड कॉलम में ले जाओ,
Q1 को थर्ड कॉलम में ले जाओ और फिर उसकी फर्दर पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो। फर्स्ट कॉलम में रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं। सेकंड में नहीं रख सकते, थर्ड में नहीं रख सकते, फोर्थ में, इसको फर्दर एक्सप्लोर। तो दिस इज हाउ अ बैक ट्रैकिंग सॉल्यूशन वर्क। अब जब एग्जाम में आपको ये स्पेस ट्री बनाने के लिए आएगा तो सबसे अच्छा तरीका, तो पहला काम तो आप ये करके आएंगे, ठीक है। फोर क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आपके पास स्टेट स्पेस ट्री है, जिसमें हर बार आपने चेस बोर्ड शो किया है। स्टेट स्पेस ट्री कंप्लीट अगर आपको इस तरह से शो करना है तो यहां पर आप ये चीज दिखा सकते हैं, ठीक बात है। और अगर आपको कंप्लीट स्टेट स्पेस ट्री बनाना है जिसमें सारे सॉल्यूशंस नजर आए, तो आप चेस बोर्ड मत बनाइए, आप सिर्फ क्वीन के नंबर्स बना दीजिए कि कौन सी क्वीन कौन से कॉलम में आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक बात है बेटा। थोड़ा सा वीडियो पॉज करके आप इस चीज को ऑटोमेटिकली अपने आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं, है ना। हम क्या करेंगे अब, ये जो काम हमने किया इसी काम का हम एक अब सेपरेट स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी स्पेस ट्री को और हम किस तरह से बना सकते हैं, सिंप्लीफाई करके कैसे बना सकते हैं। देखो जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया, ठीक है। पहली वाली जो क्वीन है उसको मैंने x1 इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम में पहली क्वीन मतलब x1, ये रो है ये कॉलम है, पहली क्वीन को मैंने पहले कॉलम में प्लेस कर दिया। यहां पर चेक कर लेते हैं, यहां पर एक बार बना लेंगे और उसके हिसाब से इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पहली क्वीन को मैंने पहले कॉलम में प्लेस किया, ठीक। अब पहले कॉलम में प्लेस करने के बाद फर्स्ट कॉलम में प्लेस किया, अब जो सेकंड क्वीन है उसको x2 को हम क्या करते हैं, स्पेस ट्री बनाने के लिए हम हमेशा अवॉइड करेंगे कि सेम कॉलम में प्लेस ना करें, सेम कॉलम को अवॉइड करेंगे और बाकी डायगोनल्स के लिए हम कंडीशंस को चेक कर लेंगे। तो क्या हुआ, x2 को क्या हम 1 में रख सकते हैं, 1 में तो हम रख नहीं सकते, सेम कॉलम हो जाएगा, तो x2 को या तो हम 2 में रख पाएंगे, है ना, सेकेंड कॉलम में रख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम की बजाय सेकेंड कॉलम में रख सकते हैं, और x2 को हम थर्ड कॉलम में रख सकते हैं और फोर्थ कॉलम में रख सकते हैं। ये तीन ऑप्शन है मेरे पास x2 के लिए, सेकंड क्वीन के लिए। फर्स्ट कॉलम तो सेम कॉलम की कंडीशन है, हम ये सोच के चल रहे हैं कि जब हम स्पेस ट्री बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, कॉलम को हम अवॉइड करेंगे, वी आर अवॉइडिंग, इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग वी अवॉइड प्लेसिंग क्वीन इन सेम column and then generate space tree, है ना, स्टेट स्पेस ट्री। तो अब सेकंड क्वीन को सेकंड कॉलम में अगर मैं रखूं, फर्स्ट कॉलम में तो रख नहीं सकते, सेकंड कॉलम में चेक करते हैं क्या फर्स्ट क्वीन को यहां रखने पर सेकंड क्वीन सेकंड कॉलम में हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर मैं इसको Q2 को यहां रख दूं तो डायगोनल अटैक होगा, इसका मतलब ये नोड किल, है ना। सेकंड क्वीन को थर्ड कॉलम में रख सकते हैं क्या, सेकंड क्वीन को थर्ड कॉलम में रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, रख दिया हमने, तो हमने फर्दर एक्सप्लोर किया, ठीक है बेटा। इस तरह से स्पेस ट्री बनता है। अब देखिए, अब हम थर्ड क्वीन की बात कर रहे हैं, थर्ड क्वीन को हम कौन कौन से कॉलम्स में, सेम कॉलम में अवॉइड करेंगे, मतलब फर्स्ट, देखो इस पाथ पे फर्स्ट और थर्ड ये दोनों आ चुके ना, ये पहला कॉलम तीसरा कॉलम आ चुका, तो इसकी वैल्यू या तो 2 हो सकती है या फिर 4 हो सकती है, ये दो पॉसिबिलिटीज बची मेरे पास, है ना। अगर मैं सेकंड कॉलम में रखूं, मतलब मैंने, देखो मैंने सेकंड क्वीन को, सॉरी, मैंने सेकंड क्वीन को थर्ड कॉलम में रख दिया, ये काम हम अभी कर चुके हैं, है ना। और थर्ड क्वीन को फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड के लिए तो मैंने कंडीशन चेक कर ली, मैंने रखा ही नहीं, क्या इसमें रख सकते हैं, नहीं रख सकते। थर्ड क्वीन को सेकंड कॉलम में नहीं रख सकते, ये नोड किल हो जाएगा। क्या थर्ड क्वीन को फोर्थ कॉलम में रख सकते हैं, फोर्थ कॉलम में भी हम थर्ड क्वीन को नहीं रख सकते, तो ये कंप्लीटली सेचुरेट हो गया। हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, ये पूरा नोड सेचुरेट हो गया, बैक ट्रैक करके कहाँ आएंगे, फोर्थ प्लेस पर अब हम इस क्वीन को रखेंगे। तो इसका मतलब अब जो सेकंड क्वीन है इस क्वीन को यहां से निकालेंगे, है ना, और इसको फोर्थ प्लेस पर रख देंगे। यही काम तो हमने किया, पहले हमने 2 के लिए चेक किया, नहीं हुआ, 3 पे हम रख पाए, लेकिन 2 और 4 दोनों ही एक्सप्लोर नहीं हो पाए, तो अब हम सेकंड क्वीन को, सेकंड वाली क्वीन को फोर्थ कॉलम में रख रहे हैं, है ना, फोर्थ कॉलम में रख दिया। चलो थोड़ा सा इधर बना देते हैं, सेकंड क्वीन को हमने फोर्थ कॉलम में प्लेस कर दिया, यहां पर आ गया। अब
सेम कॉलम में नहीं रखेंगे, 1 और 4 में नहीं रखेंगे, कहाँ कहाँ रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं। तो ये थर्ड कॉलम, थर्ड के लिए 2 और 3 दो पोजीशंस है हमारे पास, है ना। अगर मैं 2 पर रखूं, यहां पर अगर मैं 2 पर रखूं तो उस केस में थर्ड कॉलम में, सेकंड कॉलम में थर्ड वाली क्वीन जो है वो प्लेस हो सकती है। तो इसका मतलब इसको मैंने प्लेस कर दिया और हम आगे बढ़ गए। अब इसको आगे बढ़ गए तो अब क्या ऑप्शन बचा मेरे पास, 1 4 2 3 ही एक पॉसिबल ऑप्शन है, बाकी सारे तो सेम कॉलम बन रहे हैं। तो देखो अगर मैंने यहां लिखा x4 इज इक्वल टू 3, नहीं x4 फोर्थ क्वीन कहाँ पे रखी मैंने, यहाँ पर रख दी। ये सेम अटैक, ये अंडर अटैक है, ये नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, इसको नहीं रख सकते। हाँ तो ये फोर्थ क्वीन अगर मैंने 1 4 2 पे रखी, यहाँ 3 पे रखी, तो फिर ये भी प्रोसीड नहीं हो पाएगी। देखो यहाँ मैंने 3 पे रखी लेकिन ये डायगोनल अटैक में आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला पाथ भी जो था ये भी एक्सप्लोर नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। क्या बैक ट्रैक करा हमने, बैक ट्रैक करके क्या कोई पॉसिबिलिटी यहाँ नजर आई, इसके अलावा कहीं और जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि 2 के अलावा 3 ही पॉसिबल, यहाँ पे 3 के अलावा और कोई चांस पॉसिबल ही नहीं था। फिर हमने बैक ट्रैक 3 के लिए देख लेते हैं, है ना। x3 अगर हम थर्ड पोजीशन पे रखते हैं तो अंडर अटैक है, तो इसका मतलब इसको हम थर्ड पोजीशन पे भी नहीं रख सकते। यहां से भी हमें सोल्यूशन, तो अब क्या करेंगे, यहां से फिर हम पूरा पूरा सेचुरेट कर चुके, क्या करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे। फिर हमने यहाँ पे बैक ट्रैक किया, है ना। बैक ट्रैक करके फिर कहाँ किया, ये पूरा एक्सप्लोर हो गया, इन 3 के अलावा कोई पोजीशन नहीं थी, सेम कॉलम अगर हम अवॉइड करें। तो फिर हमने बैक ट्रैक किया, तो हम फर्स्ट वाली क्वीन को कहाँ रखेंगे, x1 इज इक्वल टू 2, और फिर हम अपने ट्री में आगे बढ़, फर्स्ट वाली क्वीन को सेकंड पोजीशन पे रखेंगे। तो देखो मैं यहीं पर इसी में चेंज कर रही हूँ, जो काम अभी हमने किया था ना उसी चीज को कर रहे हैं। देखो तो सेकंड पोजीशन पर मैंने पहली क्वीन को रख दिया, फर्स्ट क्वीन इज प्लेस्ड इन सेकंड कॉलम, चलो रख दिया। अब जो सेकंड क्वीन है वो कहाँ प्लेस हो सकती है, x2 इज इक्वल टू 2 में तो रखना नहीं, 1 में, 3 में और 4 में, यही पॉसिबिलिटीज है उसकी, है ना। 1 वाली को एक्सप्लोर कर लेते हैं। 1 में रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। 1 में रख सकते हैं, नहीं रख सकते, किल कर दो इसको, यहीं बाउंड कर दो। सेकंड क्वीन को यहाँ रख सकते हैं, नहीं रख सकते, इसके लिए तो हमने चेक ही नहीं करना क्योंकि सेम कॉलम है। थर्ड पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, थर्ड पे रख सकते हैं, नहीं रख सकते, किल कर दिया। फोर्थ पे रख सकते हैं, रख सकते हैं, फोर्थ के लिए हम आप फर्दर डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे। सेकंड क्वीन को हम फोर्थ पे रख सकते हैं, हमने सेकंड क्वीन को फोर्थ पे रख दिया, है ना। अब फोर्थ पे रखने के बाद थर्ड क्वीन क्या है, x3 इज इक्वल टू, सेम कॉलम अवॉइड करेंगे। इस पाथ पे कौन सा कॉलम आ रहा है, 2 4 हो चुके, है ना। क्या बचा, एक तो 1 बचा और क्या बचा, 3 बचा। x3 इक्वल टू 1 और 3, ये दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ठीक है। 2 और 4 हम एक्सप्लोर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर x3 इज इक्वल टू 1 है तो 1 पे हम इसे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो हमने 1 पर रखा और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, 2 4 1, एक ही ऑप्शन बचा, क्या, 3। क्या हम 3 पर रख सकते हैं, x4 इज इक्वल टू 3, उस पर हम क्वीन को रखेंगे। तो ये हमारा मिला हमें सोल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट सोल्यूशन। ये वही है जो अभी हमने देखा था, उसी चीज को हम इस तरीके से लिख रहे हैं। फोर्थ क्वीन को हमने थर्ड कॉलम में प्लेस कर दिया एंड दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक बात है। तो अब जो सॉल्यूशन सेट है, अब देखो बेटा ऐसा ही एक सॉल्यूशन और जनरेट होगा, कब, जब आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। अभी आपने क्या एक्सप्लोर किया, यहाँ एक्सप्लोर किया, यहाँ एक्सप्लोर किया। जब आप क्वीन 1 को फर्दर रख के देखेंगे, क्वीन 1 जो थी वो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में तो चेक करी है, इसके आगे आप थर्ड और फोर्थ के लिए भी जब ट्री को एक्सपैंड करेंगे तब आपको एक और सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को हम किस तरह से लिखेंगे वो आपको सीखना है। क्या है देखो, तो जो 4 क्वींस प्रॉब्लम है उसके 2 सॉल्यूशन होते हैं, ध्यान से समझना है और ये लिख के आने होते हैं। इट हैज 2 सॉल्यूशंस, 4 क्वीन प्रॉब्लम हैज 2 सॉल्यूशंस। कौन कौन से, पहला क्या है, 2 4 1 3, ये पहला सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिख रहे हैं, कॉलम नंबर्स, पहली क्वीन कहाँ, सेकंड कॉलम में, चौथे कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में, इस तरह 2 4 1 3 ये कॉलम नंबर लिखे हैं क्वीन वाइज। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्वीन के लिए हमने कॉलम नंबर
नंबर लिख दिए। तो ये जो एन क्वींस का पहला सॉल्यूशन मिला जो हमें यहाँ मिला, और यही सेम सॉल्यूशन हमने यहाँ फाइंड आउट करके देखा था जहां हमने पूरा का पूरा स्पेस ट्री बनाया, है ना। कोई से में से भी कोई सा भी स्पेस ट्री आप बना सकते हैं। 4 क्वींस प्रॉब्लम आए तो ये स्पेस ट्री बना के आएंगे, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक बात है बेटा। ये मैंने ऐसे समझाने के लिए बनाया क्योंकि फर्दर ऐसे ही इसी मोड में हम स्पेस ट्रीज को जनरेट करेंगे। अब इसी इसी पर्टिकुलर, अब दूसरा सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा हमें? बिल्कुल ये जो इमेज है ना, इसकी मिरर इमेज बना लो। इसको अगर मैं मिरर इमेज अगर मैं जनरेट करूं तो इसका दूसरा सॉल्यूशन है, इसको उल्टा करके लिख दो 3 1 4 2। ये एक अगला सॉल्यूशन है जो इसका मिलेगा, इसको बना देते हैं। देखो एक और सॉल्यूशन है 4 क्वींस प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन 2। ये है आपका सॉल्यूशन 1, ये है सॉल्यूशन 2। ठीक है, क्या है देखो, क्या है 3 1 4 2, उल्टा करके लिख रहे हैं 3 1 4 2। दिस इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ 4 क्वींस प्रॉब्लम। या तो वैसे प्लेस कर सकते हैं या फिर इस तरह से, हम देखिए कोई भी दो क्वींस आपस में अंडर अटैक नहीं है। तो ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं किसके? 4 क्वींस प्रॉब्लम के। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि बैक ट्रैकिंग ने कितनी हेल्प की हमारी। अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक से ये काम करते तो हमें टोटल कितने, अच्छा अगर 4 क्वींस प्लेस करनी है आपको, और आपका चेस बोर्ड का साइज कितना है 4x4, आपको 4x4 साइज के चेस बोर्ड में 4 क्वीन प्लेस करनी है, तो कितनी तरीके से वो प्लेस हो सकती हैं बताओ? 16 सेल्स हैं, 16 सेल्स में 4 क्वींस आपको प्लेस करनी है, तो कितनी तरीके से प्लेस हो सकती है? 14c4। इतनी तरीके से आप वो 4 क्वींस इन 16 सेल्स के अंदर प्लेस कर सकते हो। इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, इतनी तरीके से आप कर सकते हो। इतने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में जो आपने बैक ट्रैकिंग में कंस्ट्रेंट लगाया, कंस्ट्रेंट क्या था कि जो अटैक वाली कंडीशन थी वो अगर कंस्ट्रेंट फॉलो होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? सिर्फ 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। तो 4 क्वींस प्रॉब्लम जो है उसके कितने सॉल्यूशन है? लिख देते हैं 4 क्वींस प्रॉब्लम के कितने सॉल्यूशंस हैं? सिर्फ 2 सॉल्यूशंस हैं। तो यहां लिख देते हैं नोट 4 क्वींस प्रॉब्लम हैज 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, क्या कि अगर ये तो 4 क्वींस है, 4 क्वींस के लिए तो ये बात है, इतने तरीके से आप उसे प्लेस कर सकते हो। और अगर मैं 8 क्वींस की बात करूं, अगर मैं 8 क्वींस की बात करने लगूं, 8 क्वींस प्रॉब्लम जो होती है वहां पर आपको 92 सॉल्यूशंस मिलते हैं। टोटल 92 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए। मतलब 8x8 का चेस बोर्ड है और उसमें आपको 8 क्वींस को इस तरह से प्लेस करना है कि कोई सी भी 2 क्वींस सेम रो, सेम कॉलम या सेम डायगोनल में ना आए। तो उसके टोटल आपको 92 सॉल्यूशंस मिलते हैं, सारी सारी ये इमेज मिरर इमेजेस बनाने के बाद ओवरऑल। ठीक है, तो जबकि अगर आप वहां की बात करो तो 64c8 तरीके से आप उन्हें प्लेस कर सकते थे। ठीक है, तो ये चीज डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कितने कितने सॉल्यूशन इनके मिलते हैं। ठीक, और नेचुरल सी बात है कि 8 क्वींस प्रॉब्लम के लिए ये बात आपसे नहीं कही जाएगी कि आप सारे सॉल्यूशन निकाल के दिखाइए। तो एग्जाम में आप एक सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ 4 क्वींस प्रॉब्लम अगर आई है, एक सॉल्यूशन जैसे आपका जनरेट होता है वहीं पे आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हम इस स्पेस ट्री को फर्दर एक्सप्लोर करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं जाके ये वाला सॉल्यूशन सेकंड नंबर पे मिल जाता है। ठीक बात है। तो अगर स्पेस ट्री बहुत बड़ा हो रहा है और आपको कुछ सॉल्यूशंस मिल गए, मान लो किसी स्पेस ट्री में 5 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप 2-3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि वो फर्दर इसी तरह से एक्सप्लोर होगा। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा गया कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो, तो भाई फिर उस केस में तो आपको पूरा स्पेस ट्री बना के आना है। ठीक है पता। अगर ये नहीं कहा गया ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालो, सॉल्यूशन का है तो आप 1-2 सॉल्यूशन निकाल के छोड़ सकते हैं। तो डिपेंड करेगा प्रॉब्लम का साइज कितना है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, एन क्वींस प्रॉब्लम का कोड समझना है हमें। कोड को समझने के लिए ये 8 क्वींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर बना रखा है ताकि आपको सॉल्यूशन मिल भी जाए।
ठीक है, तो ये 8x8 का चेस बोर्ड है और इसमें हमें 8 क्वींस को प्लेस करना है। एट बाई एट का चेस बोर्ड है और उसमें मुझे 8 क्वींस को प्लेस करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन। जो हमने कहा कि 8 क्वींस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होता है, तो उसका वन ऑफ द सॉल्यूशन है, देखो बना लेते हैं। 4 6 8 2, यहाँ लिख लेते हैं पहले 1 3 4 5 7 8, और ऐसे ही 1 4 5 6 7 8। ये 8x8 का चेस बोर्ड है। इसमें पहली क्वीन जो है वो 4th कॉलम में है, दूसरी 6th कॉलम में है, तीसरी 8th कॉलम में है, 8 2 देन 7 Q5 है, फिर फर्स्ट पे Q6 है, फिर थर्ड पे Q7 है, और 5 पे Q8 है। दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 8 क्वींस प्रॉब्लम। इसको आप नोट करके अपने पास रखें, और अगर एग्जाम में स्पेस ट्री जनरेट करने को आ जाए तो बड़ा स्पेस ट्री बनेगा, वो जहां पहला सॉल्यूशन मिल जाए वहां आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ठीक है बात है बेटा। अब मैं यहाँ पर आपको जो मेन मेरा ऑब्जेक्टिव है वो क्या समझाने का है कि सेम रो और सेम कॉलम तो हम एक सिंगल सिंगल वेरिएबल से मैच कर सकते हैं। सेम डायगोनल के लिए हम जब सूडो कोड पढ़ेंगे, देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सूडो कोड, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एन क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कोड लिखिए। उस कोड को समझने के लिए एक डायगोनल वाली कंडीशन है जो हमें समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझने की जरूरत है। उस कंडीशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, एक एग्जाम्पल मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है बेटा, उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो जब हम इसे जनरेट करेंगे तो सबसे पहले एक वो बनाते हैं। देखो, अगर मैं यहां से कंसिडर करके चलूं, मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिए, ये 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 जितने भी सेल्स हैं ये डायगोनल सेल्स हैं। देखो, ऑल दीज आर डायगोनल सेल्स। ये वाला ये डायगोनल सेल है। जितनी भी यहाँ पे इन प्लेसेस पे अगर जितनी भी सेल हैं जो लोकेशंस हैं वो डायगोनल में आ रही हैं। ऐसे ही मैं अगर यहां से कंसिडर करके चलूं तो ये भी डायगोनल सेल ये डायगोनल्स आएंगे यहाँ पर, ये पूरा डायगोनल है ना। तो अगर इनके बीच में कोई भी क्वीन अगर मैं रख दूं तो वो अंडर अटैक होगी। तो पहले ये देख लेते हैं ये कौन कौन सी लोकेशंस हैं और फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि कोड में हम उसे कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले ये क्या है, दिस इज 3,1, सी 3,1 पहली पोजीशन। दूसरी क्या है 4 2, दिस इज 4 2, रो और कॉलम के हिसाब से मैं लिख रही हूँ 4,2। तीसरी क्या है ये 5,3, दिस इज 5,3। और ये चौथी वाली क्या है 6,4, दिस इज 6,4। अब एक चीज आपके ऑब्जर्व करने की है कि देखो ये जो लोकेशंस मैंने लिखी, ये वाली सेल, 4 सेल नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे। ये चारों सेल नंबर में अगर मैं कहूं कि ये रो है और ये कॉलम है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? सीधा सीधा नजर आ रहा है क्या कि अगर मैं इसको आई और जे रखूं, अगर मैं इन दोनों पैटर्न को सिंपली लिखूं कि आई और जे, आई जे और के एल, ये 2 सेल हैं मेरे पास, है ना। इन दोनों सेल का यहां का डिफरेंस देखो, आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस एल। ये दो की मैं बात कर रही हूं, तो दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है ना। 3 - 1 इज इक्वल टू 4 - 2, 2 सबका डिफरेंस 2 है। तो अब मैं इस चीज को जनरलाइज करके क्या लिख सकती हूँ कि अगर ये 2 सेल हैं, पहला सेल आई कॉमा के आई कॉमा जे मतलब सेल 1 को अगर मैं कहूं आई जे, है ना, और सेल 2 अगर है के एल, मान लो मैंने ये एग्जांपल के लिए ले लिए आई जे और के एल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस एल। इस बात को ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। क्यों? क्योंकि देखो आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस एल, दोनों 2 आ रहे हैं। इसी के लिए अगर ये आई जे के एल है, आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस एल, आई माइनस जे इज इक्वल टू के माइनस एल, कोई भी 2 सेल हो उनमें जो डिफरेंस है वो सेम है ना। इससे एक जनरल इक्वेशन मेरी निकल के आई क्या कि जे माइनस एल इज इक्वल टू
जे माइनस एल इज इक्वल टू आई माइनस के। जे माइनस एल इज इक्वल टू आई माइनस के, ये चीज मैंने यहां से निकाली। अब एक एक बार आपको ऑब्जर्व करना है कि ये चीज क्या लिखी मैंने। जे को हम इधर ले गए तो ये क्या बना, जे माइनस एल। के को इधर ले गए तो ये बना आई माइनस के। तो जे माइनस एल इज इक्वल टू आई माइनस के, ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये एक कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। अब हम देखो, ये तो हमने डायगोनल कंसिडर किया इस डायरेक्शन में। अब हम दूसरा डायगोनल कंसिडर करते हैं इस डायरेक्शन में, दूसरी वाली डायरेक्शन में। अगर ऐसे हो तो क्या पैटर्न चलेगा, इस वाले नंबर को लिखो, पहला केस, दिस इज केस 1। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 के केस में कौन कौन से सेल्स हैं, ये सेल है, दिस इज 5 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 8, है ना। क्या है, 5,8, और ये क्या है, 6 7, 6,7। ऐसे ही ये क्या है, 7 6, 7,6, और 8 और 5, 8,5। अब जरा 8 और 5 इन्हें, अब इन सेल्स को जरा आप ऑब्जर्व करके देखिए। इन सेल्स में क्या है, जो सम है वो सेम है। डिफरेंस जरूरी नहीं है कि सेम हो, डिफरेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो एडिशन है वो सेम है। 8 प्लस 5 कितने हो गए, 13। 6 प्लस 7 13, 7 प्लस 6 13, 8 प्लस 5 13। तो इसका मतलब अगर मैं आई और जे से इनको लिखूं तो यहां से मुझे क्या निकल के आ रहा है कि आई प्लस जे इज इक्वल टू के प्लस एल। ये सीधी बात मुझे नजर आ रही है। जो चीज मुझे यहाँ मैंने नेगेटिव के टर्म्स में लिखी थी, उसी चीज को यहाँ पर मैंने पॉजिटिव के टर्म्स में लिखा कि ये अगर आई है, ये जे है, ये के है, ये एल है, तो आई प्लस जे इज इक्वल टू के प्लस एल। ठीक बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं जनरलाइज करके लिखूं तो जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, अगर जे माइनस एल ही अगर मैं लिखूं, एल को मैं इधर ले आऊं, तो जे माइनस एल इज इक्वल टू के माइनस आई। देखो यहां पर ये चीज निकल, नंबर 2, है ना। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये आई जे और के एल सेम डायगोनल में लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये सेम डायगोनल में लाई कर रहे हैं। इन दोनों से एक सिमिलर सेम कंडीशन निकल के आ सकती है, क्या, कि देखो है तो दोनों सेम, लेकिन बस माइनस का डिफरेंस है ना। तो इसको जनरलाइज कैसे कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे माइनस एल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस के, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जे माइनस एल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आई माइनस के। इस चीज को हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, और इसी चीज को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ये आपको लिखनी है। अगर हम इस कंडीशन को यहां पर लिख लें, ये कंडीशन अगर बन गई, तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडीशन किसी भी इंडेक्स पर फॉलो हो रही है तो ये सेम डायगोनल में जो सेल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्वीन को हम सेम डायगोनल में एग्जिस्ट करा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, this is the condition for same diagonal। ये दो पर्टिकुलर क्वींस के सेम डायगोनल में होने के लिए हम इन कंडीशंस को चेक करेंगे। ठीक बात है, इतनी बात हमने समझ में आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आईएथ क्वीन इज प्लेस्ड इन जेथ कॉलम। ये बात कर रहे हैं, आई जे का मतलब क्या है, आईएथ क्वीन इज प्लेस्ड इन जेथ कॉलम एंड केथ क्वीन इज प्लेस्ड इन एलथ कॉलम, है ना। क्या, आईएथ क्वीन इन जेथ कॉलम एंड केथ क्वीन इन एलथ कॉलम, इसी तरह तो लग रखा है। आई जे और के एल, आई जे ये है, तो मतलब आई क्या है, रो नंबर, और जे क्या है, कॉलम नंबर। तो आईएथ क्वीन जेथ कॉलम के अंदर हमने प्लेस की हुई है। इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं। और ये बात मैंने क्यों बताई, क्योंकि सूडो कोड में इस चीज को हम यूज करेंगे। सेम डायगोनल की ये कंडीशन होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है 2 नंबर में। चलो अब देखो, ये सूडो कोड है। सूडो कोड मतलब वो कोड जो कि एन क्वींस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। यहां पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, कितनी भी क्वींस आपके पास प्रेजेंट हो सकती हैं। अब इस कोड को हम डिफरेंट जनरलाइज मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, अब ये सूडो कोड है, ध्यान से देखना है। इस सूडो कोड के 2 पार्ट हैं बेटा। एक तो है प्लेस के आई, ये वाला, और ये है एक दूसरा पार्ट। यहां से आपका जो सूडो कोड है स्टार्ट होता है ना। इनिशियली जब कॉल होगा ये कोड, तो ये फंक्शन यहां से शुरू होगा, k, n।
के का मतलब क्या है, के जो इनिशियल वैल्यू होगी, मान लो आप 4 क्वींस प्रॉब्लम के लिए कर रहे हैं, फॉर सपोज हम 4 क्वींस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, 4 क्वींस प्रॉब्लम समझने के लिए सूडो कोड, ये बात मैं बता देती हूँ उसको डिटेल में कि इसका हर एक स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो ये जब एल्गोरिथम होता है तो फर्स्ट कॉल इज n क्वींस 1,4। ठीक है, पहली बार जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये कैसे कॉल होगा, n क्वींस 1,4, मतलब केथ क्वीन मतलब कौन सी क्वीन को आप प्लेस करना चाहते हैं। के टोटल जो क्वींस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वींस कितनी है, 4 क्वींस प्रॉब्लम के लिए 4 नंबर ऑफ क्वींस कितनी है, 4। तो ये जो n है आपका, ये क्या है, लिख देते हैं यहां पर, देखो बेटो, दिस n इज द नंबर ऑफ क्वींस, ठीक है, और k की वैल्यू जो होगी वो बताएगी कौन सी क्वीन आप प्लेस कर रहे हैं, केथ क्वीन को आप प्लेस कर रहे हैं, है ना, प्लेसिंग केथ क्वीन, ठीक है, केथ क्वीन की बात हो रही है। अब देखो क्या कह रहा है ये, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, ये जो कोड है, ये जो फंक्शन है, ये क्या करेगा, फॉर ऑल द क्वींस, मतलब जितनी भी क्वींस हैं उन सब के लिए ये काम करेगा। तो दिस इज फॉर ऑल क्वींस, फॉर ऑल क्वींस, फॉर ऑल 4 क्वींस, सारी 4 क्वींस के लिए क्या करेंगे, ये अब ये कॉल कर रहा है इफ प्लेस के कॉमा आई। आई क्या है, आई है कॉलम नंबर, आई की वैल्यू क्या है 1 to n, आई की वैल्यू 1 to n का मतलब क्या हुआ, जितनी क्वीन है उतनी बार ये जा रहा है, इफ प्लेस के कॉमा आई, मतलब क्या ये क्वीन इस कॉलम में प्लेस हो सकती है या नहीं, है ना। तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, कहां गया कंट्रोल, सीधा यहां गया, ठीक। और यहां क्या कह रहा है, क्या केथ क्वीन और केथ रो जो सॉल्यूशन होगा, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉल्यूशन किसकी तरह दिखाई देगा, देखो सॉल्यूशन सेट जो होगा, ये हमारा सॉल्यूशन सेट है एक्स, है ना, और ये 4 क्वींस के लिए 4 वैल्यूज को होल्ड करेगा, यहां पर है 1 2 3 4। तो अगर यहां पर मैं कहूं ये वैल्यू है जे, सपोज दीज वैल्यूज आर जेज, ये जो जो भी वैल्यू है ये जे है, तो एक्स जे में क्या होगा, कॉलम नंबर, जे क्या होगा, रो नंबर, देखो जे इज द रो नंबर एंड एक्स ऑफ जे इज द कॉलम नंबर, ये बात ध्यान रखनी है ना, जे होगा रो नंबर और एक्स ऑफ जे जो होगा वो होगा कॉलम नंबर जो इसके अंदर आएगा, और जे आपकी क्वीन को भी होल्ड करेगा कि कौन सी क्वीन को प्लेस कर रहे हैं। बात हुई थी हमारी कि सॉल्यूशन में जो रो नंबर होगा वही क्वीन का नंबर भी होगा, कि पहली रो में पहली क्वीन, दूसरी रो में दूसरी क्वीन, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से कॉलम में प्लेस करनी है वो वैल्यू इनके अंदर चली जाएगी। तो अब क्या हुआ, देखो ये कोड क्या कर रहा है आपका, जब आपने कॉल किया पहली क्वीन के लिए तो इसने क्या कहा कि फर्स्ट क्वीन को आईएथ कॉलम में, मतलब फर्स्ट कॉलम के लिए आपने कॉल किया, आई की वैल्यू 1 के साथ आपने इसको कॉल किया था, है ना, यहां से देखो आई की वैल्यू 1 के साथ आपने इसे कॉल किया, ये आई। अब इसने क्या किया ये कब ट्रू करेगा, ये तय करेगा कि उस पर्टिकुलर कॉलम में जो क्वीन है वो प्लेस की जा सकती है या नहीं की जा सकती, अगर की जा सकती है तो क्या करेगा, नहीं की जा सकती तो क्या करेगा, ये देखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो मेथड है इट रिटर्न्स ट्रू इफ क्यू इज प्लेस्ड एट केथ रो एंड आईएथ कॉलम, अगर जो क्वीन आई वो केथ रो और आईएथ कॉलम में प्लेस हो सकती होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब प्लेस नहीं हो सकती, है ना। तो अब देखो केथ रो मतलब केथ क्वीन, बात तो एक ही है। क्या हुआ, एक्स एक ग्लोबल एरे है जो हमने बताया, उस ग्लोबल एरे के अंदर हम रिजल्ट को रखेंगे। अब ये क्या काम कर रहा है, जे इज इक्वल टू पहली क्वीन के लिए तो ये फॉल्स हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है, अगर हम केथ क्वीन की बात कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, जे इज इक्वल टू 1 to k-1, अगर हम केथ रो में केथ क्वीन को प्लेस करने की बात कर रहे हैं, मतलब ये देखो अगर मैं इस तरह से मैं बात कर रही हूं, थर्ड रो में थर्ड क्वीन मुझे प्लेस करनी है, पहली क्वीन मैंने यहां प्लेस की, है ना, दूसरी क्वीन मैंने यहां प्लेस की, थर्ड क्वीन मुझे यहां पे प्लेस करनी है थर्ड रो में। तो फिर थर्ड रो, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके k-1 तक की, मतलब उसके ऊपर की जितनी भी क्वींस ऑलरेडी प्लेस्ड है,
केथ क्वीन यहाँ आएगी, K-1 क्वीन यहाँ पे है और उसके पहली क्वीन यहाँ पे है। तो केथ क्वीन को प्लेस करने के लिए उससे पहली वाली जितनी भी क्वींस हैं उन सबके साथ मुझे चेक करना पड़ेगा कि कहीं सेम कॉलम तो नहीं है ना। सेम रो तो हम ले ही नहीं रहे क्योंकि हम अगली रो में चल रहे हैं हर बार। तो हमने क्या किया, इसका मतलब क्या हुआ, चेक विद ऑल द ऑलरेडी प्लेस्ड क्वींस, है ना। चेक विद ऑल द ऑलरेडी प्लेस्ड क्वींस कि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो नहीं। ऊपर की फॉर अटैक, फॉर अ पॉसिबल अटैक कि कहीं कोई अटैकिंग पोजीशन पे तो नहीं आ रही। सारी क्वींस के साथ हमें चेक करना है। ये क्या है, इन सेम कॉलम एक्स जे इज इक्वल टू आई, मतलब जिस ith कॉलम में आप इसे प्लेस करना चाह रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है एक्स जे की किसी वैल्यू पर ऑलरेडी वो वैल्यू पड़ी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जे क्या है कॉलम नंबर, आई भी क्या है कॉलम नंबर, यही बात हुई थी। आई किसका कॉलम नंबर है, जिस क्वीन को आप प्लेस करने जा रहे हैं। जे जे के अंदर कौन से कॉलम नंबर है, जो प्लेस हो चुकी है ऑलरेडी उनके कॉलम नंबर जे के अंदर है। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये कौन सी कंडीशन हुई, अगर दो क्वींस, अगर जो क्वीन आप प्लेस कर रहे हैं वो सेम कॉलम में अगर आ रही है, अगर क्वीन सेम कॉलम में आ रही है, या फिर ये वही कंडीशन है जो भी हमने डायगोनल के लिए रिड्यूस की थी, है ना। सेम कॉलम में है या फिर सेम डायगोनल में है। अब ये डायगोनल का मतलब क्या है, देखो कैसे कोइंसाइड हो रही है वो, केथ क्वीन ith कॉलम में आप प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि जेथ क्वीन एक्स जे वाले कॉलम में ऑलरेडी प्लेस्ड है सॉल्यूशन सेट के अंदर, जो बात अभी मैंने की थी, है ना। क्या कहा था मैंने, देखो जेथ क्वीन को एक्स जे पोजीशन पर आपने डाला है जे क्या है रो नंबर क्वीन नंबर, और एक्स जे क्या है आपका कॉलम नंबर। तो बस उसी तरह से यहां पर क्या है, देखो जेथ क्वीन को ith कॉलम में और जेथ क्वीन को एक्स जे में कॉलम में आपने डाला। तो ये आपने एब्सोल्यूट की सीधी सीधी एब्सोल्यूट वैल्यू यूज करके डायगोनल की कंडीशन लिखी हुई है, जो कंडीशन हमने पहले देखी थी। यही चीज मैंने अभी इससे पहले भी बताई थी, डायरेक्टली कोइंसाइड हो रही है। तो ये दोनों आपने क्या चेक कर लिया कि भाई रो नंबर तो आप ऑटोमेटिकली चेंज कर रहे हैं और क्वीन को अगली रो में प्लेस करने से पहले आप उसके कॉलम नंबर, कॉलम और डायगोनल की कंडीशन भी चेक कर लीजिए। अगर इन दोनों में से कोई सी भी ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स, तो आप क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नहीं तो अगर इनमें से कोई ट्रू नहीं है तो आप रिटर्न ट्रू करेंगे। और जैसे ही यहां से जो भी जवाब आया, अगर इसने क्या किया, ट्रू रिटर्न किया, मतलब अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, एक्स के इक्वल टू आई, आप क्या करेंगे, केथ क्वीन को ith कॉलम में प्लेस कर देंगे, केथ क्वीन को ith कॉलम में प्लेस कर देंगे, आप इसमें वैल्यूज डाल देंगे, है ना। जब सपोज मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल रखी है ऑलरेडी 2 1 पहले से थी, है ना, और अगली वैल्यू के लिए मैंने चेक किया, रो 4 के लिए मैंने चेक किया, तो मैंने क्या किया, 4 इसका आंसर यहाँ पर डाल दिया। ये सीधे सीधे मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, ठीक है। इफ k इज इक्वल टू n, इसका मतलब क्या हुआ, इंसर्ट द कॉलम नंबर इनटू सॉल्यूशन, है ना, इंसर्ट द कॉलम नंबर इनटू सॉल्यूशन सेट। अब इफ k इज इक्वल टू n, क्या मतलब हुआ कि इफ यू आर प्लेसिंग लास्ट क्वीन, अगर सारी क्वीन आप प्लेस कर चुके हैं, आप लास्ट क्वीन की बात कर रहे हैं, तो फिर भाई आपने पहले प्लेस कर दी, लास्ट क्वीन की बात कर रहे हैं तो फिर प्रिंट कर दो रिजल्ट को, फिर तो आगे आपको कुछ करना ही नहीं। और अगर ये लास्ट क्वीन नहीं है तो फिर दोबारा एन क्वींस को कॉल करो k+1th क्वीन के लिए, अगली क्वीन के लिए प्लेस करने के लिए, फिर दोबारा आप इसी फंक्शन को कॉल करो, है ना। तो ये क्या है, रिकर्सिव कॉल है, ठीक है। तो किया क्या, आपने एक एक करके इस फंक्शन को, सबसे पहले ये फंक्शन कॉल होता है, एक एक करके सारी की सारी क्वींस को इंसर्ट करने के लिए, हर क्वीन के लिए हम क्या करते हैं, ith कॉलम में kth क्वीन को प्लेस करने के लिए हम चेक करते हैं क्या हम उसमें प्लेस कर सकते हैं। तो ये एल्गोरिथम चेक करता है कि क्या kth क्वीन ith कॉलम में प्लेस हो सकती है। अगर हो सकती है उसके लिए क्या करते हैं, जो भी क्वीन आप प्लेस कर रहे हैं उससे पहली वाली सारी क्वींस तक सेम कॉलम और सेम डायगोनल की कंडीशन को चेक करते हैं। अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो जाती है तो कह देते हैं कि हम इसे प्लेस नहीं कर सकते। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो उस केस में आई की वैल्यू नेक्स्ट हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि अब अभी हमने पहले कॉलम में चेक किया था, अब हम अगले वाले कॉलम में चेक करेंगे, मतलब एक कॉलम के लिए आपने चेक कर लिया, फिर अगले कॉलम में इसी चीज को आप रिपीट करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में किस तरह से प्रॉब्लम आती है
एन क्वींस प्रॉब्लम क्या होती है, बैक ट्रैकिंग क्या होती है, एन क्वींस प्रॉब्लम को यूजिंग बैक ट्रैकिंग हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फोर क्वींस प्रॉब्लम क्या होती है, उसके कितने सॉल्यूशंस बनते हैं, फोर क्वींस प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस ट्री आप जनरेट करके दिखाइए। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलते हैं। देखिए, डिस्कस एन क्वींस प्रॉब्लम, सॉल्व फोर क्वींस प्रॉब्लम यूजिंग बैक ट्रैकिंग एंड ड्रॉ स्टेट स्पेस ट्री। ठीक है, ये देखो 20, 21, 21, 22, 22, 23 तीनों में आया हुआ है क्वेश्चन। अब स्पेस ट्री आप कोई से भी बना सकते हो, दो तरीके से मैंने आपको वो बनवा दिया। एक्सप्लेन बैक ट्रैकिंग, क्या होता है बैक ट्रैकिंग, आगे मैं ब्रांच एंड बाउंड पढ़ाऊंगी तो बैक ट्रैकिंग ब्रांच एंड बाउंड में क्या डिफरेंस है ये भी एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस